चलिए बच्चों, ये देखो अनवी क्या दिखा रहे हो लोग, एक कुत्ते की फोटो दिखा रखी है यार। मतलब मैं अच्छा मुझे लगता है चेंज कर दो जरा प्लीज, या तो अपनी फोटो अपना लगा रहे या वीडियो कॉपी कर दो। कुत्ता बैठा है, कुत्ता क्लास ले रहा है, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। मतलब मैंने देखा जैसे मैं ऑन किया कुत्ता दिखा दो। चलिए ओके बच्चों, तो आज हम आ गए अपनी इस चैप्टर की 4th क्लास पे, राइट। आज की जो क्लास है वो छोटी रहेगी। आज हम 2-3 छोटे थ्योरी के टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आज क्लास में थोड़ा इतना वो है नहीं, ग्लैमर है नहीं आज क्लास में, वो ड्रोन भी नहीं आया और ना ही दक्ष आया, तो क्लास हो सकता है थोड़ी बोरिंग हो जाए, ठीक है। ओके, कल हम शुरू करेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जैसे आपसे प्रॉमिस किया था। कल हमारा न्यूमेरिकल्स होएगा, कल या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस पर करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा कल का टॉपिक था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको हम फिनिश कर देंगे। जितना अभी तक हमने किया है, क्या आप लोगों को उस पर बिल्कुल मतलब क्लैरिटी है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा जो ऑनलाइन वाले, अगर आपको भी कोई डाउट है ना आप वो हैंड रेस करके मेरे से पूछ लेना। उसके बाद हमने देखा वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, फिर हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद हमने देखा डिविडेंड डिसीजन, और कल हमने लास्ट टॉपिक शुरू किया था क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। यही था हमारा, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर के कल हमने 7 पॉइंट कवर कर दिए थे और आज हम अगले 6 पॉइंट अपने कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपने नोट्स अपने ओपन कर ही रखे, मैं इसी से आपको समझाता हूँ। क्या आए क्यों नहीं आज दक्ष वगैरह क्यों नहीं आए, किसी को पता है? आ रहे? ओके, तो फिर तो ठीक है, फिर तो बढ़िया मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, अभी मैं अपने थोड़े जोक्स उस टाइम के लिए रोक के रखता हूँ। यार कुछ कहता तो नहीं है नीचे जाके दक्ष, मैं तो कुछ तो बोलता होगा। वही 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 मैं सुनना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा 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 ठीक है, क्या हो गया क्या हो गया? हाँ ऐसे लगता है ये ना बहुत गरीब बच्चे हैं, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं उनको लगता है कि चलो इसकी वजह से मैं ले रहे हैं, लेकिन क्लास में मेरे बारे में लोग जान तो रहे हैं, तो वो भी है, वो भी पॉइंट है। लेकिन यार कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए ना, मतलब बच्चा कहीं छोड़ के ना चला जाए, वो थोड़ा सा लगता है कि मैं फीस वापस करो, आपने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर दी, तो वो पॉइंट। ओके अच्छा चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आप है प्रमोद, राइट? ओके, तो वैसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हृदय जो बच्चा हमारे साथ यहाँ पे बैठा है, इसके स्कूल में आए हैं 80 में से 76 मार्क्स। आपके कितने? नहीं मेरे को लगा ऐसे देख रही है, मेरे भी इतने आए, उसके नाम लिए जा रहे हैं, तो कहने का मतलब है इसका 80 में 76 व्हेन शी इज टॉप। तो एक बार तालियां बजा रहे हैं हम इस बच्चे के लिए, बजा रहे क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, इतनी जरूरत की क्या बात है, ठीक है। और ये बाल के स्कूल से है जहाँ से मैंने भी पढ़ाई कर रखी है, बताइए। ओके बच्चों शुरू करते हैं। तो अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी। देखिए अपने नोट्स पर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम अपना डिसाइड कर रहे हैं, जब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें एक और चीज को ध्यान में रखना है, और वो चीज क्या है बताए? वो क्या चीज है? वो है सेबी की गाइडलाइंस। वो क्या है? वो है सेबी की गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस, और अगर कोई और आरबीआई की गाइडलाइंस है वो। ऐसा हम नहीं कर सकते कि बिना ही बिल्कुल ही ध्यान ना देके आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करें। while forming your capital structure कि कितना मैं डेट से रेज करूंगा, कितना मैं इक्विटी से रेज करूंगा, we have to pay attention to what are the guidelines of the regulatory bodies like SEBI, RBI and other regulatory bodies। समझ में आ गया? कुछ इसमें ऐसा नहीं है, इसके आगे 2 पॉइंट नहीं बन सकते। आगे चलते, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या कहते हैं, इसके ऊपर अलग से एक क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क। बेटा आप लोगों को सबने लिख दिया पीछे तक, आगे नाम लिख दिया इसमें, सबने लिख दिया? हाँ तो मैंने बोला ना यार, अभी बहुत बच्चों ने नहीं लिखा यार। 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो बच्चों आप लोग इस चीज को तो मानते हो, लिख दिया आपने? क्या क्या करे जा रहे हो? लिख दिया नहीं लिखा सर क्या? कुछ नहीं। ओके बच्चों यहाँ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लिख ध्यान। हम सबको पता है कि इंटरेस्ट डिबेंचर में जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे टैक्स बचता है या ज्यादा देना पड़ता है? क्यों क्यों सेविंग होती है टैक्स? भूमिका एक मिनट, भूमिका आप बताओ कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स की सेविंग क्यों होती है? क्योंकि
एक लाइन में तुम्हें अप्लाई करो, क्योंकि आप बताओ। हाँ, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में एक्सपेंस शो किया जाता है टैक्स से पहले, डिविडेंड दिया जाता है टैक्स की पेमेंट के बाद। ये जो है, ये इंटरेस्ट जो होता है वो पीएनएल में दिखाया जाता है एज एन एक्सपेंस बिफोर द पेमेंट ऑफ टैक्स। समझ में आई बात? अब यहाँ देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना मत। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट है 10%, या जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट रेट है 10%, और टैक्स रेट है 30%, तो एक्चुअली में कंपनी को ये जो इंटरेस्ट है ये इतना नहीं पड़ेगा, ये इतना नहीं पड़ेगा। उसको कितना पड़ेगा? उसका एक फॉर्मूला होता है, अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, आई into 1 minus t. This is the formula where I is 10% interest rate, 1 minus t, 30% is what? 0.3. So 10 into 0.7, this comes out to be 7%. ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली में ये इंटरेस्ट कितना पड़ा कंपनी को? उसने दिया, मान लीजिए उसने 10 लाख की डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट दिया 1 लाख का, तो उसका इस 1 लाख की वजह से कहीं ना कहीं उसने 30,000 रुपए की टैक्स की सेविंग कर ली होगी। तो एक्चुअली में ये इंटरेस्ट उसको कितना पड़ा? 70,000, दैट इज 7%। ये बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने एक चीज, एक टेबल बनाता हूँ। टेबल क्या मैं ऐसे बनाता हूँ कि टैक्स रेट मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, पहले 30%, 40, 50, 60 एंड 70। मान लीजिए ऐसा कभी होएगा नहीं इकोनॉमी में 70% टैक्स, बस मान लीजिए। तो मेरा टैक्स वो इंटरेस्ट रेट कितना कितना पड़ता रहेगा? 10 into 1 minus 0.3, 10 into 1 minus 0.4, 10 into 1 minus 0.5, 10 into 1 minus 0.6, 10 into 1 minus 0.7। ठीक है जी, कितना कितना हुआ ये? 10 into 0.7, 10 into 0.6, ठीक है, 10 into 0.5, 10 into 0.4 एंड 10 into 0.3। समझ में आया? तो कितना पड़ा ये? 7%, 6%, 5%, 4% एंड 3%। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, इससे हमें क्या क्या पता चला? क्या मैं इससे कंक्लूड ये कर सकता हूँ कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ा, जैसे जैसे टैक्स बढ़ा, मतलब एरो ऐसा लग रहा है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज हो रहा है हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं हम कि अगर ज्यादा टैक्स है इकोनॉमी में, अगर ज्यादा टैक्स है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब हमें डेट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट उतना ही सस्ता पड़ेगा, हमारा वो डेट उतना ही सस्ता पड़ेगा हमें। यस, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ टैक्स रेट का 2 पॉइंट क्या बना सकता हूँ मैं? अगर टैक्स रेट, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर टैक्स रेट ज्यादा है, हाई है, तो इन डेट भी हमारा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा, और अगर टैक्स रेट लो है तो डेट भी हमारा कम होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ये जो अभी ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, अभी नहीं लिखना, अभी मैं लिखवाऊंगा। ये फॉर्मूला आता है क्योंकि एमसीक्यू आता है क्वेश्चन का, देखो एमसीक्यू आता है दैट अ कंपनीज इंटरेस्ट रेट इज 10%, the company's tax rate is 30%, what will be its after tax interest rate? तो आपको ये फॉर्मूला निकालना। समझ में आ गया? 1 मार्क में क्वेश्चन। किसी के मन में डाउट है इस पॉइंट को लेकर तो बताइए। ऑल क्लियर? ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? बेटा उत्कर्ष, करिश्मा, अनवी, सबको समझ में आ गया? कनक सर एक बार कोई रिपीट डाउट तो नहीं है? कनक सर हाँ जी, रिपीट कर दो। फॉर्मूला रिपीट कर दूं? यस सर, समझ नहीं आया। ओके, हाँ, आप आए कि नहीं? आ जाओ, आप क्लास में क्यों नहीं आए आज? सर सो गया था, अभी उठा हूँ तो एग्जाम। यार सो गए थे अभी उठाओ, क्या है यार ये? चलिए आइए, मैंने ये बोला कि जब कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है और टैक्स भी पे करती है, तो इंटरेस्ट की वजह से टैक्स हमारा कम जाता है, ये तो मानते हो? इसका मतलब जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उससे मेरी टैक्स में सेविंग हो रही है। जो वो सेविंग हो रही है, एक 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 बात को ध्यान में रखना, इतने मैं लाइन बोलूंगा एक हिंदी में, उस चीज का बहुत बड़ा महत्व है फाइनेंस में। अगर कोई पैसा निकलना था पहले और वो नहीं निकला, तो वो एक तरीके से पैसे का आना हो गया। समझना मेरी बात को, पैसे का ना जाना, पैसे का आना है। ठीक है, टैक्स जाना था पहले, इंटरेस्ट की वजह से वो नहीं गया, तो हम ये मानेंगे कि एक तरीके से वो इनफ्लो हो गया, मतलब वो इंटरेस्ट मेरा कम गया। समझ में आई बात? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने इंटरेस्ट पे किया तो मेरा टैक्स बच गया, तो जितनी मेरी सेविंग टैक्स की हुई
उसको मैं मान लेता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कम गया, तो 10 लाख पे मुझे 10% इंटरेस्ट देना था, ठीक है, 1 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअली में एक दिया मैंने 1 लाख, लेकिन 30,000 का टैक्स बचा लिया, तो मैंने कितना दिया इंटरेस्ट? 70,000। कितने पे दिया 70,000? 10 लाख। 10 लाख पे 70,000 10 लाख का कितना परसेंट है? 7%, ना कि 10%। तो एक तरीके से आपने 10% टैक्स इंटरेस्ट दिया, लेकिन वो पड़ा कितना आपको? 7। और अगर टैक्स रेट और बढ़ जाएगा तो ये और कम हो जाएगा। मान लो टैक्स रेट 30 से 40 हो जाएगा तो ये 6% हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा तो ये 5% हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा तो ये 4%। कनक समझ में आया? उत्कर्ष समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसको अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं Yes, sir. लिखवाऊंगा। हाँ, इसका मैंने 2 पॉइंट बना लिए, आगे चलो। अभी मत लिखना, मैं ना अपने हिसाब से लिखवाऊंगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, जो हमारा बचे हुए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनीज है, कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनीज है इंडिया में जो बहुत, सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, ये सॉफ्ट ड्रिंक, चलो हार्ड ड्रिंक बता दो। हार्ड ड्रिंक कोका कोला। तो नीचे खड़ा हुआ कौवा पीता था कोपचे में जाके भुजिया के साथ है चटने के। तो सर मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हम एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से डालना चाहते हैं। अब हम नए हैं मार्केट में, ठीक है, अब कोका कोला पेप्सी वगैरह वाले पहले से, उनकी कंपनी 30 साल से मार्केट में एस्टैब्लिश, तो क्या इसमें कोई बुराई है हम ये देख लें कि उनका क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है? क्योंकि वो 30 साल से कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, सक्सेसफुल है, तो इट इज ऑलवेज बेटर ना ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ चले जाओ, कि बजाय आप अपना बिल्कुल ही अलग सिस्टम को यहाँ पे आके इंडियन ड्राइव करो। तो जो चीज दूसरा चल रहा है और कर रहा है और बहुत सालों से कर रहा है और सक्सेसफुल है, तो क्यों ना उसी को हम देख लें। तो कहीं ना कहीं जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो पे अटेंशन टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉम्पिटिटर, ऑफ योर इंडस्ट्री पीपल, जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं। तो हम क्या कहेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेटा ये समझ, जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, तो आपको पता है कि उसी टाइम आपको पता है कि कंपनी में कुछ तो डेट है। जब मैं किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता हूँ, तो मुझे पता है कंपनी में कुछ डेट तो है, और जो डेट है वो एक रिस्क है, और जो वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ेगा, ये जानते हुए आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब मान लीजिए जिस दिन आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस दिन कंपनी में डेट था 20 लाख का, फिर कंपनी ने 10 लाख का डेट और ले लिया, चलो आपको तब भी कोई ऐसा डर नहीं लगा। फिर कंपनी ने 20 लाख का डेट और ले लिया, फिर कंपनी ने 30 लाख का डेट और ले लिया। तो अल्टीमेटली जो ये रिस्क बढ़ रहा है, कौन सा रिस्क? इंटरेस्ट का रिस्क। जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उस डेट पे, वो जो रिस्क बढ़ रहा है, वो अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा? आप, जो एक आप भी हो, ठीक है। अब जब आपने खरीदे थे शेयर, तब नहीं था इतना रिस्क, अब हो गया। अब आप रिस्क तो आपको बियर करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बट डोंट यू थिंक कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो कुछ आपको रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट रिवॉर्ड? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे कंपनी का डेट बढ़ता है, तो कंपनी को सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट ही नहीं करनी, उनको एक और चीज की पेमेंट करनी है, वो क्या है? शेयर होल्डर्स आपसे मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट एक्सपेक्ट तो करेगा ना कि अगर कंपनी में इतना पैसा आ रहा है, अगर कंपनी में इतना पैसा आ रहा है, तो वो पैसा लग कहाँ है? और अगर वो कंपनी में पैसा लग रहा है, तो कुछ कमाई हो रही है। अगर वो कुछ कमाई हो रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा कुछ उसका फायदा? ये सुनो, अगर घर पे पैसा आ जा रहा है, रोज पापा पैसे लेके आ रहे हैं, कोई सौ और पैसा बोल बोल के गुड्डिया आ रही है, शाम को बैठ जाते हैं सब, और तुम मांग लेते एक छोटी सी पापा एक पेस्ट्री बनवा दो, वो ना मिले तो दुख होगा ना, फिर तो पापा कहेंगे कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब घर में पैसा आ रहा है, लग रहा है, तो आप क्या मांग लो? आप छोटी सी बात कह रहे हो कि मेरे को थोड़ा डिविडेंड दे दो, यही तो मेरी एक रिवॉर्ड है। अगर वो भी ना देंगे, वो अगर वो भी नहीं देते, तो आप क्या करोगे? मान लो आप घर में पैसा आ रहा है, आपने पेस्ट्री मांग ली, नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? मैं छोड़ के भाग जाओगे, है कि नहीं? मैं क्यों रहूं जब मेरी यहाँ पे इस घर में कोई वजूद ही नहीं है, मैं क्या वो हूँ? है हाँ, तो आप घर से भाग जाओगे। ऐसे ही अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो शेयर होल्डर्स क्या करना शुरू कर देंगे? भाग जाएगी, नहीं मतलब स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे, और जब वो कंपनी की स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे, तो प्राइस। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली स्टोरी का मतलब ये हुआ, या तो घर पे पैसा लाओ मत, ठीक है, और अगर ला रहे हो तो सिर्फ बीवी के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लाए पैसा, तो ठीक है, आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट तो दे दिया, उसके अलावा आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या?
शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो इक्विटी है उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी और उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? दैट इज डिविडेंड। तो आप ये नहीं है कि आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दिया आपका काम खत्म, आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे डेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी और उस एक्सपेक्टेशन को हमें पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ गया पॉइंट? इसके आगे भी हम 2 पॉइंट नहीं बना सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिस्क। बेटा 2 तरीके के रिस्क होते हैं, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। अगर ऑनलाइन किसी को आता है तो वो भी मेरे को बताइएगा। 2 तरीके के रिस्क होते हैं, कोई बता सकता है 2 तरीके के रिस्क कौन से होते हैं? हाँ अच्छा, और कोई नहीं, बस इनको आता है, आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई भूमिका, आप वंशिता, आप कोई नहीं, चलो आप। तो ये होते क्या? फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड फाइनेंशियल नहीं, फिक्स्ड कैपिटल, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसे। ऑपरेटिंग रिस्क और हायर, लेकिन अगर कंपनी ने डेट से पैसे रेज कर रखी है, हाँ, सर उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और प्रिंसिपल की पेमेंट ऑब्लिगेटरी है, तो सर फिर उसका फिक्स्ड नहीं, उसका फाइनेंशियल रिस्क हुआ। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। एक बिजनेस को चलाने के लिए 2 तरीके के रिस्क होते हैं, हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते। दुकान खोल ली तो एक रिस्क तो शुरू हो गया, कौन सा रिस्क? रेंट, रेंट बोला ना आपने, हाँ रेंट कह लो, और भी जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये जो चार्जेस है ये तो जाएगी जाएगी, चाहे दुकान बंद रहे पूरे साल, लेकिन फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जाएंगे। अगर आपका कोई परमानेंट स्टाफ है उनकी सैलरी जाएगी, अगर आपका रेंटेड है तो उसका रेंट जाएगा। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क। इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके अलावा एक चीज से आप बच सकते हो। अच्छा, वो क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि मैंने जो पैसा ले रखा है, जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो मेरा डेट से है या लोन से है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जैसे हमने इसको पहले भी किया था पॉइंट को, अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क बहुत ज्यादा है तो क्या उसको फाइनेंशियल रिस्क अपने ऊपर और डालना चाहिए? तो अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो क्या उसको डेट से पैसा लेना चाहिए? बिल्कुल। तो उसको पैसा किससे लेना चाहिए? इक्विटी से। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो हमारे को किससे पैसा लेना चाहिए? इक्विटी से, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो हमें किससे पैसा लेना चाहिए? डेट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक डेफिनेशन में आपसे पूछा हूं, फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन कोई बता सकता है? फाइनेंशियल रिस्क, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो है वो क्या? वो फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा ना। रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क इंटरेस्ट ना पेमेंट, ना पे करने की सिचुएशन। अब रिस्क कब है वो आपके लिए? जब आप इंटरेस्ट आपने ले तो लिया लेकिन आप उसको पे नहीं करते। तो क्या मैं कह सकता हूं व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? इट इज द सिचुएशन व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, लाइक प्रेफरेंस डिविडेंड, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा। समझ में आया? रिस्क, कोई भी चीज रिस्क तब है ना जब मैं उसको बियर ना कर पाऊं, वरना वो रिस्क थोड़ी है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ? लास्ट पॉइंट हमारा है कंट्रोल। ये हमने कल पहले भी कर लिया था कि अगर कंट्रोल डाइल्यूशन का कोई डर नहीं है तो आपको क्या लेना चाहिए? एक सेकंड और डाइल्यूशन का कोई डर नहीं है, हाँ इक्विटी। और अगर, हाँ क्या बताओ, अगर अगर आप चार, जैसे आप सब हो, जैसे आप सब मेरे शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, हम सबका रेशियो 1:2 जो भी है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज है। अब मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो रेशियो है वो डाइल्यूट ना हो, वो और हल्का ना हो, तो मैं क्या इशू करूंगा? डेट। और अगर हमें कोई ऐसा डर नहीं है, भैया बस पैसा आना चाहिए, चाहे हमारा कंट्रोल और कम हो जाए, तो आप क्या इशू कर सकते हो? समझ में आ गया? हाँ जी, उत्कर्ष आप कुछ पूछ रहे थे। बस हाँ सर, ये रिस्क के 2 पॉइंट्स क्या है सर? सर इसके 2 पॉइंट ये है कि अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो हमें डेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो आपको अपने आप को फाइनेंशियल रिस्क से बर्डन नहीं करना चाहिए। और अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क उठा सकते हो, डेट लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं सर स्लैंग लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप अपना मतलब ऐसे बना के, मतलब ऐसे बैठो तो आइए। थोड़ा सा राहुल, दैट्स मी, टेक कंप्लीट केयर, मैं अब आगे नहीं बोलूंगा, ऑफ ravishing chicks, ठीक है, ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। तो राहुल टेक्स कंप्लीट केयर ऑफ, वही ठीक है, ravishing chicks। जल्दी से याद करिए इसको, हेडिंग से याद करिए जल्दी से। सर स्लैंग दिख नहीं रहा है, एक बार दिखा दो।
दिख नहीं रहा तो मैं बोल नहीं सकता, देख लो यहाँ से, ठीक। राहुल टेक्स कंप्लीट केयर ऑफ रेविशिंग, ठीक है। ओके, हो गए आप, एक बार जरा बोले, लिख लिया सबने? तान्या वीडियो ऑन करो, और परिधि आप भी, उत्कर्ष, तान्या आप आए क्यों नहीं आप? कल तो आप आए थे। सर मैंने की भी है वीडियो ऑन। नहीं, सान्या सान्या सान्या। सर चलिए, लिख लिया बच्चों? अब दो तीन चीजें अंडरलाइन करनी है हमें। आप लोग आइए, सबसे पहले आप आइए इस पे, रिस्क वाले पॉइंट पे, रिस्क वाले पॉइंट पे आइए, उस पे एक लाइन है, उसको अंडरलाइन करेंगे। पेज नंबर 9.10 पे आइए, 9.10 उस पे एक पॉइंट है 9, उसको अंडरलाइन करेंगे। पेज नंबर 9.10 फर्स्ट लाइन में लास्ट 3 words, financial risk refers to the position when a company is unable to pay its fixed financial charges, namely interest, preference, dividend and repayment obligations. तो इस पूरी लाइन को हाईलाइट करिए। दिस इज अ 1 mark क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। ये है ना 9.10 पे, रिस्क पे, रिस्क वाला पॉइंट देखो, देखो नीचे, और हाँ इस पे, हाँ लास्ट में पढ़ो, ये फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू, मिल गया तान्या आपको? हो गया पीछे श्रद्धा? आगे अब आ जाओ आई इस वाले पॉइंट पे, टैक्स वाले पॉइंट। पहले तो जो फ्लो चार्ट पे दो बना लो जिसके बन सकते हैं, टैक्स रेट के दो बना लो। हाई टैक्स रेट तो डेट लेना चाहिए, लो टैक्स रेट तो डेट नहीं लेना चाहिए। जिसके बन सकते बना लीजिए। टैक्स रेट का बना लो, और आप बना लीजिए रिस्क का बना सकते हैं। अगर हाई ऑपरेटिंग रिस्क है तो डेट नहीं लेना चाहिए, इक्विटी लेना चाहिए, और अगर लो ऑपरेटिंग रिस्क है तो डेट लेना चाहिए। और किसी का कंट्रोल का बना लीजिए, कंट्रोल का बना लीजिए। अगर इफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नॉट डिजायर्ड, इफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नॉट डिजायर्ड, मतलब अगर कंट्रोल आप कम नहीं करना चाहते तो क्या लोगे? वेरी गुड। और इफ कंट्रोल डाइल्यूशन कंट्रोल इज डिजायर्ड, इज ओके, फाइन, तो इक्विटी। अब आप लोग आइए इस पॉइंट पे टैक्स रेट, जिसमें मैं आपको वो फॉर्मूला लिखूंगा। बोल किसके बाद? इधर ऑपरेटिंग रिस्क, इसके आगे एरो लगा, अगर ऑपरेटिंग रिस्क हाई है तो एरो लगा के इक्विटी। अब आप लोग इस फॉर्मूले को लिखिए, जो इंटरेस्ट रेट पे जो टैक्स रेट पे लिखा था ना हमने, वो लिखिए, और एक टेबल बनाइए छोटी सी अपनी, मतलब बहुत छोटी सी, वहीं पे अपने समझने के लिए। सर हाँ जी बेटा। अगर टैक्स रेट हाई है तो डेट कम नहीं होना चाहिए? मैम टैक्स कैसे कैसे क्यों कम होना चाहिए? टैक्स रेट अगर हाई है तो बताओ। अनवी बोल रहे ना, कौन? नहीं सान्या। सान्या बताओ, अगर टैक्स रेट हाई है तो क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि सर उसे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, अभी तो समझाया, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आपका डेट की वजह से आपका टैक्स कम जाता है। कल हम ना, अच्छा अभी आप रहने दो उसको, अभी आप लिख लो उसको, कल जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब इस पॉइंट को फिर से एक बार समझाऊंगा। न्यूमेरिकल से आपको समझ आएगा कि जितना ज्यादा टैक्स होएगा उतना ही कम पेमेंट होगी टैक्स की, अगर डेट का इंटरेस्ट जा रहा है तो। ये कल आपको न्यूमेरिकल से। यहाँ फॉर्मूला लिखिए बच्चों, I into 1 minus T, where I is interest rate and T is tax rate। अब आप एक छोटी सी टेबल बनाइएगा। इंटरेस्ट है हमारा 10%, टैक्स रेट हमारे ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 5 बना लीजिए। तो अब आप लिखिए आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट विल बी, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट क्या क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1 माइनस 0.10, दूसरे का 10 इंटू 1 माइनस 0.20, 10 इंटू 1 माइनस 0.30, 10 इंटू 1 माइनस 0.40, बना लीजिए इसको, 10 इंटू 1 माइनस 0.50। तो पहले में कितना हो जाएगा? 9%, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। समझ में आ गया? ये बना लीजिए प्लीज सब बच्चे। आप लोगों को दिख रहा है करिश्मा? समझ आ गया? यस सर। भूमिका बना।
टीचर ये आर्यन समझ आ गई? आप बुक नहीं लाई? अच्छा, एक आप लोगों में से आज बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, ऐसे नहीं है, 5-6 बच्चों ने दे भी है। अब मैं चाह रहा था, अब आप लोगों के जो एग्जाम्स है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू डू इज, जो देना चाहते हैं, देखो जो देना ही नहीं चाहता उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर ले, ठीक है, आराम से घर पे करो उसको, और मेरे को कल या परसों समझ, ये तो कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन देना चाहता है, मैं लेके आओ फिर, ठीक है, एक तो, लेकिन ये ना हो कि बस घर पे जब बत्ती बना के फिर खेलने बैठ जाओ, उसको देना है टेस्ट बिल्कुल पक्का। हम 10 क्वेश्चन पेपर देना दे देना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है। कौन देगा? बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है, आप प्लीज इनको 5 पेपर्स को अटेम्प्ट करें। आप दोगे? वेरी गुड। आप है सुजन, है ना, आर्यन, दिव्यांशी, एक उसको भी देना, एक उसको भी। और आपने तो मुझे ले लिया था आपने। और यहाँ पे कौन देगा? अरे बेटा इतनी तो खत्म नहीं हो मैम, और है क्या? अच्छा चलो फिर, आपको मैंने भेज रखा है, आप उस पर निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना जो है, या फिर मैं कल आपको दे दूँ, या आप फोटो स्टेट करा देना, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना जो मैंने ग्रुप पे डाला है, या फिर फोटो स्टेट करा। चलिए आगे बढ़े, सारे हो गए ना? ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ऐसा क्या बेटा, निकाल लेना प्रिंट आउट, कोई बात नहीं, क्या हो गया? सुन लीजिए, हाँ आप कितने चाहिए थे? कल आ जाएगी, और आप एक लिखा ओके। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, आ जाइए आप सेकंड नंबर पेज पे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट बेटा समझने वाला टॉपिक। देखो बच्चों, अब प्लीज समझना, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर डिबेंचर होल्डर्स या फिर लोन जिससे आपने लिया है, क्या है? अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो जिससे आपने लोन लिया है या जिससे आपने डेट लिया है, मतलब डिबेंचर्स इशू किए, आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स देम क्या है? टाइम टू टाइम इंटरेस्ट, मतलब टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट, बस यही। ना वो आपसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते, ना आपको कुछ देना सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए, किन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसे दिए? शेयर, क्योंकि उनको पता था कि मुझे कुछ नहीं, हमें हो सकता है कुछ भी ना मिले इस कंपनी से, हमें कुछ भी ना मिले, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। वो मन किया कंपनी दे देगी, नहीं मन किया तो नहीं देगी। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ ना मिले, तब भी उन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसा दिया। और मान लीजिए कंपनी डूब गई, तब भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोन वाले हैं उनको तो तब भी कुछ मिल जाएगा, जब कंपनी बिकेगी, सब कुछ होएगा, तो उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ ना। तो क्या ऐसा फाइनेंशियल मैनेजर, अगर आप लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, तो मेरी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, ये कब पता चलेगा? जब आप लोगों को मेरी कंपनी में पैसा लगा के रिग्रेट हुआ, ये सर। और ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी कंपनी में पैसा लगा के रिग्रेट नहीं हुआ? एक एग्जांपल देता हूं। आपने जो शेयर 100 रुपए का खरीदा, अगर वो आपने 1000 रुपए का बेच दिया, या 500 का बेच दिया, या 600 का बेच दिया, तो मतलब आपने कमाई की, ये सुनो, आपका गेन क्या? आपका यही तो गेन है। डिविडेंड तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा छोड़ दो। असली गेन क्या है कि जिस कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, जब मैंने बेचा तो मुझे वहां से 5 लाख या 10 लाख, यही तो गेन है हमारा। यस और नो? तो इसका मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर मेरा एम क्या होना चाहिए कि मैं मार्केट प्राइस को बढ़ाऊं, और हर वक्त बढ़ाऊं, कभी नीचे ना जाए। लेकिन क्या मैं मार्केट प्राइस को बढ़ा सकता हूँ? वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। ये सुनो, वो तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या मैं डिमांड एंड सप्लाई को छेड़ सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली इफेक्ट। क्या कर सकता हूँ? एक बात बताइए, किसी चीज की डिमांड कब बढ़ेगी? जब कंपनी, मतलब एक कंपनी की शेयर की डिमांड कब बढ़ेगी? जब जब लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट ज्यादा है। वो कब लगेगा? जब कंपनी
डिविडेंड ज्यादा देगी। तो जब कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी तो इट विल इंडिकेट कि कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा तो लोगों में क्या बढ़ेगी, डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली सारा एम कहां पर है कि मुझे प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो मैं डिविडेंड दूंगा, अगर डिविडेंड दूंगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, टू मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट्स, मार्केट प्राइस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट्स। तो अगर हम अभी यहां देखिएगा, अभी नोट्स में मत देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है शेयर होल्डर इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाट, टू मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। To maximize the market price of the share, that is to maximize the wealth of the shareholders। अगर आपने मेरी कंपनी में 1 लाख मतलब 10,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं 10 रुपीज के, दैट मींस आपने कितना वेल्थ लगा रखी है, 1 लाख रुपए। अगर आपने 10,000 शेयर्स खरीदे हुए 20 रुपए के, दैट मींस आपकी कितना वेल्थ है मेरी कंपनी में, 2 लाख रुपए। और आज मान लीजिए आपके 10,000 शेयर्स की वैल्यू 30 रुपए हो गई है, तो मतलब आपकी वेल्थ कितनी हो गई, 3 लाख। तो वेल्थ इज द वर्ड, समझ में आई बात। आपने जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो आज 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी हो, ये भी हो सकता है, शेयर्स में तो हो ही जाता है, शेयर्स तो मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 100 टाइम्स हो जाते हैं, समझ में आ गई बात। तो मेरा एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का, कि मैं आप लोगों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करूं। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर आल्सो नोन एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज होंगे, जब हम सारे डिसीजंस राइटली लेंगे, टाइमली लेंगे, एफिशिएंटली। हमारे पास ये डिसीजंस क्या होते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजंस क्या है, पैसा सही जगह से रेज करना, पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना, ये तो डिसीजन, और सही टाइम पे डिविडेंड देना, मानते हो कि नहीं। पैसा जो रेज करना है वो ऐसा रेज करना है कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बने, जितना डेट होना चाहिए उतना डेट हो, जितना इक्विटी होना चाहिए उतना इक्विटी हो। पैसा जो आ गया वो एक ऐसी जगह पे लगे कि वो सेफ रहे, रिटर्न तो बाद में आएगा, पहले सेफ रहे, डूबे ना, फिर नेक्स्ट अच्छा रिटर्न है। और कभी भी ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी थी पैसा नहीं, पैसा नहीं होना भी गलत था, है ना, अपॉर्चुनिटी थी पैसा नहीं था, ये भी गलत है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, उसको अचीव करने के लिए 4 ऑब्जेक्टिव और हैं, जो कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। पहला, हमेशा पैसा होना चाहिए। दूसरा, पैसा सेफ होना चाहिए। तीसरा, पैसे में अच्छी रिटर्न्स होनी चाहिए। और चौथा, जो मिक्सचर है पैसे का, डेट और इक्विटी का, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। Are you clear with this? I repeat 5 points. What is the main objective of financial management? To maximize the wealth of the shareholders who are also the owners of the company. To maximize the wealth, we have to increase the profits, and the profits will be increased as follows. ये 4 objective क्या है? That the company should always have sufficient funds. The funds should be invested in a safe manner. The funds should be invested in a manner that they give good returns, and the proportion of debt and equity should be the optimum. Should be the optimum. आई बात समझ में। तो दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर वन में आता है क्वेश्चन आता है तो सिर्फ पहला लिख के आओगे प्राइमरी, अगर ये 3 नंबर का आता है तो सारा लिख के आओगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसको एक बार रीड करें जल्दी से। आइए, आज मैं थ्योरी पार्ट करवा रहा हूं जिससे कि कल हम न्यूमेरिकल, अच्छा एक बार बैठे बैठे कल की डिसाइड भी कर लेते। देखो न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बता देता हूं, मैं टोटल कराऊंगा 12 न्यूमेरिकल्स, जिसमें लेवल यहां से शुरू होएगा, जिसमें लेवल यहां से शुरू होएगा यहां तक जाएगा, उसके बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, मैं लिख के दे दूं। और उस पर लगेगी कम से कम 2 क्लासेस, मतलब 2 घंटे की 2 क्लासेस, डेढ़ घंटे की 2 क्लासेस, ठीक है। एक मैं चाह रहा था कि कल रख ले, और एक हम रख ले मंडे ट्यूसडे को। न्यूमेरिकल के बाद सिर्फ 1 क्लास और लगेगी और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब अभी आज की क्लास में 2 से 3 क्लासेस लगेगी। तो क्या अगर आप लोगों को पॉसिबल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता न्यूमेरिकल्स में, देखो ये बच्चे तो बेचारे ऑनलाइन नहीं आ सकते, ये काफी दूर से, आप लोग ऑफलाइन आ सकते हो, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन लो, आप ऑफलाइन ही आना न्यूमेरिकल्स। तो अब आप मुझे बता दो कि कब रखे, कल रख सकते हैं मॉर्निंग में क्लास, शाम को। अच्छा एक मिनट, हम ना एक पोल कर लेते हैं जल्दी से। अगर जो बच्चे सुबह नहीं आ सकते, वो सुबह मतलब ना 10 बजे ना 11 बजे ना 12 बजे, ये है सुबह। अच्छा क्यों नहीं आ सकते वैसे, कोई रीजन आप बताओ। आप इंग्लिश का टेस्ट है, तो टेस्ट तो पीछे दे सकते हो आप, कल भी जाना सैटरडे। और अगर हम स्पोर्ट थोड़ा सा शाम को कर दे, 6 बजे कर दे तो, नहीं अगर हम 6 बजे कर दे, 6:30 से 8 कर दे तो कितने बच्चे नहीं आ सकते, क्या होगा है? तो मंडे को प्री बोर्ड है यार, संडे भी तो है बीच में। किसकी, किसका है, क्या उखाड़ दोगे?
नहीं देखो देखो, चलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपके सेंटिमेंट समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। नहीं अब आप फिर छोड़ो एक बार, और सब आ सकते हैं कल 6:30 बजे, 6:30 से 8 सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आपको भी अलग से क्लास का होगा, कोई बात नहीं है। तो कल एक मिनट, आप लोगों का भी ऑनलाइन जो है कल 6:30 to 8 न्यूमेरिकल्स को लॉक कर दे, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग जो ऑफलाइन आ सकते हैं, जैसे कनक हो गया, अन्वी, तो आप प्रेफर करना ऑफलाइन आने को, और Yes, वैसे sir. आप हम ऑनलाइन तो इसको कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से कम टू पेज नंबर सर आप 7 कर सकते हैं? मैम एक्चुअली करने को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन 7 से भी 8:30 ज्यादा लेट हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट है, और कोई नहीं। बताओ, आप बताओ क्या दिक्कत है। 6:45 क्लास तक ही शुरू होगी क्लास। ओके 6:45, ठीक है, आप थोड़ा 15 मिनट पहले आ जाना, क्योंकि आज भी 10 मिनट आगे ही होती है, 6:45 पे शुरू होगी, आप आ श्योर, जाओ। थैंक यू सर। आइए ओके, कम टू पेज नंबर 9.1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब बच्चे ना, कल मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वो इसी बुक वाले हैं, जो इस बुक में पीछे दे रखे हैं, जो एक असाइनमेंट मैंने भेजा था, याद होगा आप लोगों को, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसका प्रिंट आउट मैं आपको यहाँ दे दूंगा। तो कल हम यही वाले करेंगे, तो ये वाली बुक पक्का लेके आइए कहीं जुम्मे, ठीक है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव, इसको हाईलाइट करिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी। दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये 1 मार्क का एमसीक्यूज में बहुत आता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए, शेयर होल्डर्स वेल्थ, अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि इसके 10,000 शेयर्स है 10 के हिसाब से, तो वो मैंने क्या बोला, 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। व्हाट इज एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। इसको ऐसे ही आप भी बॉक्स में ही लिख के आओगे, ऐसे ही आप भी बॉक्स में ही लिख के आओगे। इट इज क्वाइट क्लियर दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मींस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अंडरलाइन करिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ऑल द फाइनेंशियल डिसीजंस एम्स एट इंश्योरिंग दैट ईच डिसीजन इज एफिशिएंट एंड एड सम वैल्यू, मतलब आपका हर डिसीजन ठीक हो और प्रॉफिट्स को एनहांस कर। अब आ जाइए, सीधा आ जाइए 4th बुलेट पे। In order to maximize the shareholders' wealth, financial management must achieve the following 4 objectives. पहला देखो बच्चों, से एक छोटा सा एक वो बना रखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बना रखा है छोटा सा इसका स्लैंग, पी झांकना, ठीक है। तो इसका छोटा सा स्लैंग है, पी से क्या हो गया, प्रोक्योर सफिशिएंट फंड्स। दूसरा ई से एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, एंश्योर सेफ्टी, एंड लास्टली टू प्लान एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो छोटा सा स्लैंग है, लिख लीजिए। P से procure sufficient funds all the time, P से ensure safety of funds, P से ensure effective utilization of funds, and lastly to plan optimal capital structure. ये जो है ये आप तभी लिख के आओगे तो 3 नंबर का है, 1 मार्क में नहीं। अब इसके जो डिटेल से देखो बच्चों, यही लिखा हुआ है, हम रीड करते हैं एक एक लाइन में, यही लिखा है। जैसे पहला पढ़ते, to ensure sufficient funds, adequate and regular supply of funds must be raised at reasonable cost। मतलब हमेशा पैसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कभी कि ऑर्डर आया हुआ है, हम उसको प्रोडक्ट मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव, ये नहीं होना चाहिए। इसका अगर ऐसा हो रहा है दैट मींस आपने अपना फाइनेंसिंग डिसीजन ठीक नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट, आपको हमारे को जो पैसा इन्वेस्ट करना है टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मतलब इट इज आल्सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। वही लाइन लिख दी, फिर कुछ है ही, ठीक है। ऐसे आगे भी, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन अ वे दैट सेफ्टी ऑफ फंड्स इज इंश्योर्ड, वही चीज। And lastly, the cost of procurement of funds should be minimized by planning and optimal capital structure। मतलब क्या हुआ कि डेट और इक्विटी का रेशियो इस तरीके का होना चाहिए कि वो मतलब मिनिमम कॉस्ट पर। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में। अब हम अपना आज का एक लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये अगर हमारा आज हो जाएगा तो हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचा है जो हम कल अपने शुरू करेंगे। तो कम टू पेज नंबर 9.6 ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। क्या हुआ, ठीक है। लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, 10 मिनट और बस। फाइनेंशियल प्लानिंग, कल ही हमने किया था। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम सिर्फ 2 चीजें देखते थे। वो क्या क्या थी, कितना पैसा चाहिए और उसको हम कहां से रेज करेंगे, डेट या इक्विटी या क्या बैंक लोन, या यही था बस, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि बिजनेस के पास हमेशा पैसा हो, कभी भी ऐसा ना हो कि बिजनेस के पास ऑर्डर्स पे पैसा नहीं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि कभी भी ज्यादा ना हो। दोनों ही चीजें गलत है, पैसे ना होना भी गलत है और ज्यादा होना भी गलत है, ठीक है। अगर ज्यादा होएगा पैसा तो क्या होएगा, जैसे कल हमने डिस्कस भी किया था, कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसका कोई मतलब अल्टीमेटली कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकलेगा, उससे कोई फायदा नहीं।
तो 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आइए इसको रीड ही करते हैं। कम टू पेज नंबर 9.6। बच्चों ये जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर हम गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। इसके मैं आपको कुछ कीवर्ड्स मार्क करवा रहा हूँ। बहुत आता है ये केस स्टडीज में, लिखो वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज, बहुत आता है। तो आपके 4 नंबर कटेगा, पता चल गया? जो आपके 4 नंबर कटे हैं पेपर पे वो पता चल गया? नहीं, अब गलतियां पता चल रही है या नहीं पता चल रही? बेटा एमसीक्यूज वगैरह मैंने वैसे आपको बताया था, काफी बच्चों को तो घूम भी गए होंगे। मैंने आपको एमसीक्यूज के 12 असाइनमेंट दिए, उन 12 असाइनमेंट में टोटल एग्जैक्टली 550 क्वेश्चन, ठीक है, दे आर मोर देन इनफ। और जो अब हम 5-6 पेपर कर ही रहे हैं, अब आप अभी आपने प्रॉमिस किया हम करेंगे, तो उन सब में 20-20 क्वेश्चन से एमसीक्यूज, 100 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो 550 प्लस 100 650 700 क्वेश्चन हम करेंगे, ये काफी है। एक चीज ये होगी। केस स्टडीज हमारी सैटरडे को, कल मैं कल सैटरडे नहीं, हाँ कल सैटरडे, कल मैं नहीं रखता केस स्टडीज की क्लास मॉर्निंग में, क्योंकि कल आप शाम को आ रहे हो। हम संडे को करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है कि नहीं? ये सुनो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमने करना था केस स्टडीज इस वीक, सैटरडे को भी करते हैं हम, लास्ट वीक से करें, कल नहीं करते क्योंकि आप लोग शाम को भी आओगे, तो 1.5 घंटा दिन में, 1.5 घंटा शाम को ज्यादा हो जाएगा। तो कल आप केस स्टडीज डिस्कस नहीं करते, केस स्टडीज हम संडे को डिस्कस, संडे को नहीं, ऑनलाइन, वो मैं ऑनलाइन भी रखता हूँ, वो बेटर है ऑनलाइन में। अब ऑफलाइन इसी में आओ, ठीक है, जो हमारे ये चल रही है। अगर आप बोलोगे तो मैं ऑफलाइन रखता आओगे, ऑफलाइन संडे को केस स्टडीज के लिए नहीं, केस स्टडीज के लिए रहने दो, केस स्टडीज के लिए उसका डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में रखी थी ऑफलाइन संडे को, बहुत कम बच्चे आए थे, 5-6 आए, तो इसलिए मैं उसको ऑफलाइन नहीं रहता, उसको ऑनलाइन कर देता हूँ और कल डिसाइड कर देगा, ठीक है। आइए, हाँ, और वही केस स्टडीज के भी कम से कम 250-300 क्वेश्चन हमारे हो जाएगी टोटल, जैसे जैसे हम चल रहे हैं वो बहुत है। आप ना इन सबको एक असाइनमेंट बना लीजिए, इनका स्पाइरल करा लीजिए, बस इसको कर लेना बात। The process of estimating the fund requirements of a business and determining the sources of funds, देखो 2 चीजें मार्क करिए, fund requirements and sources is known as financial planning. Okay? The objective of financial, ये बस जो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ बुलेट है, ये हम रीड करें, इसमें जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं मार्क करवा दूंगा, बस आपको पता होना चाहिए। The objective of financial planning is to ensure enough funds are available at the right time. Underline करिए, enough funds available at the right time. If adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitments. अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा, तो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएगा, रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, ये सब ना। On the other hand, if excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost. Financial planning takes into consideration growth, ये छोड़ दो, नेक्स्ट बुलेट पे आइए। 2 तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को बजट कहते हैं, ये हाईलाइट करिए, नीचे बॉक्स में बना हुआ है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज नोन एज, या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज नोन। ओके, कंक्लूजन, इस लाइन को वेरी 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 रेशनल पावर इंफिनिटी मार्क करो, इंपॉर्टेंट। व्हाई ये लाइन आती है और एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन, कमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस, ये लाइन आती है, मतलब डैश लिख के, डैश इट इज करके इन्वर्टेड कॉलम्स, कमेंट। और उसका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, द कॉन्सेप्ट हाइलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव सब लिख के आना है। लेकिन बच्चे इसको क्या मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, और उसके फैक्टर्स लिखाते हैं, या कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख देते हैं, तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स लिखाते हैं, सब, ठीक है। तो इसका ये इट करके आता है, उसको हाईलाइट इन्वर्टेड कॉलम्स में, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जो वर्ड है दैट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल प्लानिंग ओनली। समझ में आ गया उत्कर्ष, अनवी, करिश्मा? इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। और सर क्या क्या लिख के आना है फाइनेंशियल प्लानिंग? अगर कॉन्सेप्ट आता है, कमेंट आता है, 6 नंबर का आप देखोगे बहुत कम है, तो हमें सारा लिख के आना है, फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन, फाइनेंशियल वो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखने दो, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस। ओके सर, ठीक है, अब आप आ जाइए, एक बार टेबल को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए ऑब्जेक्टिव, बस 5 मिनट है ना, 5 मिनट और ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए। व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने बोले? पहला कि कभी भी ऐसा ना हो कि पैसा नहीं है, और दूसरा कभी भी ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है कि नहीं? तो आइए पहले पढ़ते हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एंड सेकंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द फंड्स अननेसेसरी। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीस आर रिक्वायर्ड, दिस इंक्लूड्स अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स एक्सेट्रा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा किस किस चीजों के लिए चाहिए, प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, और उतना पैसा आपको हमेशा चाहिए। और सेकंड,
टू एक्स, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। पैसे का ज्यादा होना भी उतना ही गलत है जितना पैसे का ना होना, ठीक है। Even if there is some excess funding, good financial planning would put it to the best possible use so that financial resources are not left idle and do not just add to the cost. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, हमने 20 लाख रेस कर दिया या 15 लाख रेस कर दिया, 10 तो लगा दिए सही, 5 लाख अब बेकार हमने रेस कर दिया डेट से। अब अगर चलो हो गई गलती, कोई बात, अगर अभी भी थोड़ा दिमाग है तो हम इस जो हमारी कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इंटरेस्ट जा रहा है 10% का लोन पे, मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं पैसे को 5 लाख और वहां से 6% कमा लूं, तो अब मेरा बर्डन कितना रहेगा? सिर्फ 4%। 6 तो कमा लिया, 10 देना है, 4% ले लिया, जो पहले कितना था 10%। तो यही लिखा हुआ है कि अगर गलती हो ही गई, इफ एक्सेस फंड्स हैव बीन रेज्ड ड्यू टू सम मिस्टेक, फाइनेंशियल प्लानिंग विल पुट इट टू द प्रॉपर यूज सो दैट जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो। समझ में आ गई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोग आइए, इसके ऊपर एक टेबल बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस टेबल को। 1 मार्कर टू 3 मार्कर तक ही आ सकती है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका देखो, पहला तो मीनिंग है, दोनों की डेफिनेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पहली क्लास में किया था, इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल, मार्क कर लीजिए, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। अच्छा एक बात बताइए, स्कोप किसका बड़ा होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत छोटी सी चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग का नैरो स्कोप और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ब्रॉडर, मार्क कर लीजिए। एंड लास्टली ऑब्जेक्टिव देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का अभी किया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? टू सी दैट द इनफ फंड्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम। और उसका क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अभी किया, टू मैक्सिमाइज द शेयर। समझ में आ गई बात? एक लास्ट टॉपिक क्लास वाइंड अप आज, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल। अब आप एक बार नेक्स्ट पेज पे, अगर आप देखोगे ये 7 हेडिंग्स लिखी, ठीक है, 7, और इसकी डिटेल्स है ही, सिर्फ ये हेडिंग की एज इट इज लिखी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बस ये हेडिंग से याद हो जाए। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसका स्लैंग दे देता हूँ तो थोड़ा सा आपका काम आसान है। ये आपको 7 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, यू हैव टू लर्न, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं बहुत कम जगह पे बिजनेस स्टडीज में मेरे ख्याल से 3 से 4 जगह पे बोला है जो रखना पड़ेगा, ये एक वो जगह है। इसको कोई नहीं समझाना, इसमें एक पॉइंट समझाने का वो समझाऊंगा, उसके पहले स्लैंग लिख लीजिए। हाँ बताइए आपको, राहुल इज FCA एंड LLB। ये मैं बता देता हूँ होता क्या, वैसे मैं दोनों ही नहीं हूँ, ठीक है। तो FCA होता है जो CA प्रैक्टिस करता है और 5 साल की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं FCA नहीं हूँ, मैं ACA हूँ, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये फेलो होता है। और दूसरा LLB, आप लोगों ने मूवी देखी होगी एडवोकेट, वो भी नहीं है। तो जस्ट फॉर स्लैंग मैंने इसको बना दिया। देखिए सबका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा FCA LL। हाँ अब आप बोलोगे सर B नहीं है, लास्ट वन सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। तो इसमें एक पॉइंट मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवाना है, वो कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, देख लीजिए, पहले तो वो देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हो 5th पॉइंट पढ़ लो, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, ठीक है, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट, और कुछ और बात हो रही है कि फाइनेंस की। फिर क्वेश्चन पे कमेंट पे क्वेश्चन आएगा, व्हिच कांसेप्ट ऑफ फाइनेंस इज डिस्कस्ड हियर, तो फाइनेंशियल। समझ में आ गया? ऐसी लाइन आ जाएगी। जैसे एक और पढ़ लो, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, ये 3rd पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस, तो आ जाएगा व्हिच कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और जो मोस्ट आता है, बहुत ज्यादा आता है, लास्ट पर, इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो आंसर क्वेश्चन होगा व्हिच कांसेप्ट इज हाइलाइटेड, तो आपका आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन मार्क है। अब आप एक बार देखिए मेरे साथ, बस एक आइए, एक हमारा सारा हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकली बचा है। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज हमारा, हाँ सिर्फ हमारा बचा है अब न्यूमेरिकल, सारा ही हो गया। तो मेरे को उम्मीद है कि मैं इसको मंडे को चैप्टर को फिनिश करूँ और उसके बाद फाइनेंशियल मार्क, ठीक है बच्चों। चलिए ऑनलाइन, एक मिनट बच्चों आप लोग रुक जाना, ऑनलाइन वाले बच्चे मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। कल शाम को 6:30 क्लासेस, 6:45 मैक्सिमम शुरू हो जाएगी। आप लोग न्यूमेरिकल्स के लिए आइएगा, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा होगा, कुछ नहीं सोचना आपको, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ा होगा। कल हम मिलते हैं 6:30 से 8, ठीक है। कल आपकी केस स्टडीज की क्लास नहीं है, आपकी केस स्टडीज की क्लास संडे को है 3:30 बजे, चैप्टर नंबर 9, इसी चैप्टर की। अच्छा होगा ये भी हो जाएगा जब तक आपका, तो चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडीज की क्लास हम संडे को लेंगे 3:30 बजे। ओके बच्चों, आपको कुछ भी पूछना हो मेरे को मैसेज करें।